हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम इकोनॉमिक्स के एक और ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली DICGC से है। तो पहले ये समझते हैं हम कि ये DICGC क्या होता है और इसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं उन टेक्निकल वर्ड्स को हम डिकोड करते हैं। देखो, जैसे कि आपको भी पता है, हाल ही फ़िलहाल में CKP कोऑपरेटिव बैंक था, जिसके लाइसेंस को क्या बोलते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कैंसिल कर दिया, तो क्यों कर दिया, क्या उसका इशू था, पहले उस इशू को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, रिसेंटली द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल द लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड। तो अब एग्ज़ाम में ये भी आपको याद रखना है कि CKP जो कोऑपरेटिव बैंक है वो मुंबई का है, उसके लाइसेंस को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लाइसेंस को क्यों कैंसिल किया, उसका पहला रीज़न ये था कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक वाज हाईली एडवर्स एंड अनसस्टेनेबल, कि मतलब उसकी कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी उस बैंक की। द बैंक इज़ नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स प्रेजेंट इन फ्यूचर डिपॉजिटर्स, मतलब बैंक इस पोजीशन में नहीं था कि वो अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर्स को या फ्यूचर डिपॉजिटर्स को प्रिवेंट कर पाए। और द बैंक फेल टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग अ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ 9% एंड रिजर्व। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि ये कार क्या होता है, व्हाट इज़ कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ। सबसे पहला वर्ड है कैपिटल, तो हमेशा ये बात याद रखना है कि कैपिटल क्या होता है। तो जब भी हम कैपिटल वर्ड की बात करते हैं तो कैपिटल इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा ये बात याद रखना, कैपिटल इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जब कभी भी हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है कैपिटल, क्योंकि बिना कैपिटल के हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, तो योर सिंपल आंसर इज़ दैट कैपिटल इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बिना कैपिटल के हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर पे इसमें वर्ड है एडुकेसी। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेसी। देखो, एडुकेसी का मतलब तो वैसे होता है पर्याप्त, या यू कैन से सफिशिएंट एडुकेसी, ठीक है। और रेशियो का मतलब आप समझते हैं अनुपात। जैसे क्या होता है कि बैंक अपना बिजनेस करता है, ठीक है। अगर हम किसी भी बैंक की बात करें तो बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक का मेन काम होता है कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि लोग उसमें पैसा जमा करते हैं। फिर इसके बाद यही जो बैंक होता है ये लोन देता है, ठीक है ना, क्या करता है, लोन देता है। और कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अब बैंकिंग एक बिज़नेस है तो हमेशा इसमें कोई ना कोई रिस्क होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई रिस्क होगा। और बैंक का जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो उसका लोन होता है, क्योंकि मान लीजिए कि बैंक ने किसी भी बोरोवर को लोन दिया, ठीक है, मान लो एक बैंक ने 1 करोड़ रुपया दिया किसी भी बंदे को 3 साल के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही हो और वो 3 साल के अंदर ही बैंक का लोन क्या कर दे, चुका दे। तो अब जो ये लोन का अमाउंट है बैंक के लिए क्या बन जाएगा, एक रिस्क बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ए बंदा है, इस ए बंदे ने 1 करोड़ रुपये बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने इसी 1 करोड़ रुपये को उठा के किसी दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है, और ये पैसा उसके पास नहीं आया, तो अब बैंक के लिए ये एक रिस्क बन जाएगा। तो इसी रिस्क को हेज करने के लिए, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो है एक मैंडेटरी रूल होता है कि हर बैंकों को अपना एक मिनिमम कैपिटल एडुकेसी बना के रखना पड़ता है। मतलब बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि कल को अगर वो किसी भी तरीके के रिस्क में आए तो वो अपने इस रिज़र्व से अपने बिज़नेस को क्या कर सके, बचा सके। तो इसीलिए कहा गया, इसमें लिखा गया है कि इसके पास 3 इशू थे। पहला कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी उसके पास नहीं था, ना उसके पास रिज़र्व था, वो अपने फ्यूचर डिपॉजिटर्स और प्रेजेंट डिपॉजिटर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता था, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी उस कोऑपरेटिव बैंक की। इसीलिए CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कि भाई जो इसको आप कार रेशियो भी बोल सकते हैं, CRAR, ठीक है ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसको आप कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी कह सकते हैं, इज़ द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल ऑफ इट्स रिस्क, ठीक है ना।
It is a measure of the amount of bank's core capital expressed as a percentage of its risk weighted asset. क्योंकि बैंक अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके सामने कभी भी रिस्क आ सकता है, तो वो जब बिजनेस कर रहा है, जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, अच्छी है, ठीक है ना, तो वो अपने ही कोर कैपिटल में से कुछ पैसा रिजर्व में रखता है, ठीक है। कल की अगर किसी भी तरीके का उसको झटका लगे तो वो इस रेशियो से अपने बैंकिंग सिस्टम को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। अच्छा, जो ये कार रेशियो होता है इट इज़ डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। एंड बैंक रेगुलेटेड टू प्रिवेंट कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लिवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस, कि उसके पास किसी तरीके का लिवरेज ना आए, वो किसी तरीके से दिवालिया ना हो पाए, उसके पास बैकअप में इतना कैपिटल पड़ा हो कि अगर कल को झटका लगे तो उसको क्या कर सके, बचा सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कार रेशियो एक तरीके का पावर बैंक है। जैसे कि आपके पास एक पावर बैंक होता है, आप उसको चार्ज कर लेते हो और लाइट नहीं रहती है तो आप उससे अपना मोबाइल क्या कर लेते हो, चार्ज कर लेते हो। तो उसी तरीके से जो कार रेशियो है वो भी एक पावर बैंक है जो कि बैंक अपने पास बचा के रखते हैं एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि कल को अगर उनको कोई भी झटका लगे तो उसको एडजस्ट कर सकें। अब बेसल 3 नॉर्म्स क्या कहता है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कम से कम 8% होना चाहिए। और हाउएवर एज पर आरबीआई नॉर्म्स इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो इंडिया के शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ CRAR ऑफ 9%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना अब आपका। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बेसल 3rd नॉर्म्स क्या है। तो बेसल एक जगह है, बेसिकली बेसल इज़ अ प्लेस लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड में ये प्लेस क्या है, लोकेटेड है। और बेसल क्या करता है कि इंटरनेशनल बैंकिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया के बैंकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। अब तक बेसल के 3 अकॉर्ड आ चुके हैं, फर्स्ट अकॉर्ड, सेकंड अकॉर्ड एंड थर्ड अकॉर्ड। तो जो थर्ड अकॉर्ड है, जो थर्ड रूल है, वो ये कहता है कि भाई जितने भी बैंक हैं उनके पास कम से कम 8% तक का कार रेशियो होना चाहिए कि उनको झटका लगे तो वो अपने आप को बचा सकें, ठीक है। और हमारे देश में जो आरबीआई है उसका नॉर्म्स ये कहता है कि जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास कम से कम 9% का जो है कार रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस, हाउ इज़ इट रेगुलेटेड इन इंडिया। देखो, अब आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, ठीक है। बाकी ये बेसल हम लोग ज्वाइन, जिन लड़कों ने ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो पेड वीडियोस हैं उस पेड वीडियोस में हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, हाउ इज़ इट रेगुलेटेड इन इंडिया। देखो, इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हो कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस भी क्या होता है, एक तरीके के रिस्क को क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, कल को आपकी तबीयत ख़राब हुई, जब तक आपकी तबीयत सही थी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने इंश्योरेंस करा लिया, यहाँ तक आपकी तबीयत सही रही, लेकिन यहाँ से आपकी तबीयत बिगड़ना क्या हो गई, शुरू हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आपने प्रीमियम दिया था इंश्योरेंस कंपनी को, जब तबीयत बिगड़ना आपकी शुरू हो गई तो अब जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी, पैसा देगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, थ्रू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक तरीके से क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि रिस्क को तो कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते, यू नेवर फिनिश्ड रिस्क, यू विल ओनली हेज दैट रिस्क। आप रिस्क को केवल हेज कर सकते हैं, रिस्क को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब भी हम डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया, उसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लो कि किसी भी बैंक में आपने पैसा जमा किया है, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है और अगर वो बैंक फेल हो जाए, मान लीजिए वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, वो बैंक बंद हो जाए,
तो क्या गारंटी है कि एक डिपॉजिटर को उसका जमा किया हुआ पैसा मिलेगा? तो गारंटी यही है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, DICGC। जैसे DICGC क्या करता है कि हर 100 रुपये पे 10 पैसे चार्ज करता है बैंक से, आपसे नहीं चार्ज करता है, बैंक से, ठीक है ना। बैंक ये पैसा देती है अपनी तरफ से, किसको? DICGC को। एक तरीके से ये प्रीमियम होता है। द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड बैंक टू द कॉरपोरेशन इज पेड बाय द बैंक एंड इज़ नॉट टू बी पास्ड ऑन टू डिपॉजिटर। ये नहीं कि डिपॉजिटर ये पैसा देता है, ये जो प्रीमियम का पैसा होता है वो हमेशा कौन देता है? बैंक देता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। और इसमें क्या होता है कि अगर बैंक फेल हो जाता है, ठीक है ना, अगर बैंक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो पहले तो 1 लाख रुपए आपको मिलता था, लेकिन अभी इसी फरवरी 2020 में इसकी अमाउंट को 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। कि मतलब अगर बैंक फेल हो जाएगा तो जो भी बंदा बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है उसको कम से कम 5 लाख रुपए उसके डिपॉजिट का मिल जाएगा। तो यही एक गारंटी है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक फेल होता है, ठीक है ना, तो हमको कम से कम 5 लाख रुपए मिल गया। और जब भी हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर डिपॉजिटर टू क्लेम द मनी फ्रॉम अ फेल्ड बैंक, कि अगर मान लो कि कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के डिपॉजिटर जो है DICGC से पैसा ले सकता है। तो DICGC डज नॉट डील डायरेक्टली विद डिपॉजिटर। पहली बात, ये आपसे डायरेक्टली डील नहीं करेगा। RBI on directing that a bank be liquidated appointed an official liquidator to oversee the winding up process। जैसे कोई भी बैंक अगर बंद हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी बैंक बंद हो रहा है तो RBI का क्या करता है कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है और वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस को देखता है। अब बैंक बंद हो रहा है तो उसके वाइंडिंग अप मतलब बंद होने के सारे प्रोसेस को वो देखेगा। अंडर द DICGC Act, the liquidator is supposed to hand over a list of all the insured depositors to the DICGC within 3 months of the taking charge। अब क्या करेगा कि जो लिक्विडेटर जिसको RBI ने अपॉइंट किया था वो सारे डिपॉजिटर्स की लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बना के इस लिस्ट को DICGC को ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि बैंक बंद हो गया है और 3 महीने के अंदर उसके पास सारा डेटा पहुंच जाएगा DICGC के पास। फिर इसके बाद DICGC इज़ सपोज टू पे दीज ड्यूज विद इन 2 months ऑफ रिसीविंग द लिस्ट। जैसे ही RBI ये लिस्ट लिक्विडेटर जैसे ही ये लिस्ट DICGC को भेजेगा, DICGC 2 महीने के अंदर क्या बोलते हैं आपको पैसा आपका 5 लाख रुपए तक का दे देगी। हु आर इंश्योर्ड बाय DICGC, कि जो DICGC एक कॉरपोरेशन है उसके अंदर किस किस डिपॉजिटर का पैसा इंश्योर्ड होता है। द कॉरपोरेशन कवर ऑल कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, कि सारे कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, एक्सेप्ट मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है ना। ये जो राज्य हैं इनके यहाँ पे कोई भी कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक होगा तो वो DICGC के क्या बोलते हैं इंश्योर्ड अमाउंट में नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक क्या है? अच्छा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से आप ये देखेंगे कि व्हाट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज़ द प्रेजेंट लिमिट, क्या प्रेजेंट लिमिट है, जैसे कि मैंने बताया कि 5 लाख है। हु इज़ नॉट कवर्ड, तो अब मैंने जैसे बताया कि चंडीगढ़ हो गया, मेघालय हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, तो यहाँ पर इसके तहत नहीं कवर किया जाता है। वेयर इज़ बेसल, स्विट्ज़रलैंड में है। कार रेशियो, लिवरेज रेशियो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या बोलते हैं इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।